स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखोगे, एनपीएस का मतलब ये है कि आप अगर एनपीएस अकाउंट खोल रहे हो और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका वो पैसा तभी निकलेगा जब आपका 60 साल पूरा हो जाएगा एज। ठीक है, तो इसमें हमारा ये मान के चल रहे कि 8 से 10% का रेंज में मिल ही जाएगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और इसमें रिस्क प्रोफाइल क्या है ना, मार्केट रिलेटेड रिस्क है। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा रहता है ना वो आपका 3 टर्म्स में 3 सेक्शंस में आप डिवाइड कर सकते हो कि एक रहता है गोल्ड, दूसरा रहता है बॉन्ड और तीसरा रहता है मार्केट, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। तो आपका पैसा जो भी आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप अपने रिस्क के हिसाब से देखोगे कि हाँ अभी मेरा डिपेंडेंसी कम है या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, तो आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक मार्केट में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो वैसे करके ये एनपीएस का स्ट्रक्चर ही वैसे रखा गया है कि आप जो पैसा डाल रहे हो ये 3 सेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा आपके एलोकेशन के हिसाब से, और ये कुल मिला के चल रही है रफ फिगर है 8 से 10% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल ही जाए। इससे ज्यादा ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम मान के चल रहा है। दूसरा रहता है ये क्या म्यूचुअल फंड आ गया, ये म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है। तो ये चूंकि म्यूचुअल फंड आ गया मतलब ये सीधा स्टॉक मार्केट का इन्वॉल्वमेंट आ गया। ठीक है, आपका जो भी पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा और ये मान के चल रहे हैं कि 12 से 15% मिल ही जाएंगे। अभी जितना ईएलएसएस आप देखोगे जितने मार्केट में अवेलेबल है म्यूचुअल फंड ईएलएसएस वाले, वो कुल मिला के 12-15% देते ही एटलीस्ट। तो इसका भी मार्केट रिलेटेड रिस्क है। अभी अब मार्केट का देखिए, मार्केट का ये चीज है, कुछ भी आपदा आता है ना, एक्सीडेंट्स आते हैं, मार्केट मतलब वो वर्ल्ड में कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट में ही आता है, आता ही आता है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, कोविड आया, कोविड तो ग्लोबली आया, वो तो पूरा मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, फिर दूसरा और क्या फैक्टर है, और क्या 2008 का रिसेशन हुई, 2008 का रिसेशन, उसमें डिप आया। लेकिन आप कभी वो स्टॉक मार्केट, फिर से मैं ये थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जब डिस्कस करेंगे, आप कोई भी आप चार्ट खोल लीजिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से। हमारे 2 स्टॉक मार्केट जो मेन पॉपुलर है, एनएसई और बीएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप कोई भी एक चार्ट खोल लीजिएगा इसका, है ना, आप बस इसका ग्रोथ देखिएगा। वो अभी भले ही 1-2 साल लुढ़का होगा लेकिन ओवर द पीरियड आप देखिएगा ना, लास्ट 20 ईयर्स या लास्ट 30 ईयर्स में आपको ग्रोथ मतलब अप ट्रेंड ही मिलेगा, ग्रोइंग ही मिलेगा। ठीक है, तो घूम फिर के वही बात है कि एक एनपीएस में हमारे पास इन्वेस्टमेंट का वो रहता है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, 8 से 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दूसरा है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसका क्या है, इसका आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। बेसिकली आप इस म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाते हैं जो कि ईएलएसएस स्कीम वाले हैं, उसका पैसा 3 साल तक आपका लॉक रहेगा, उसके बाद ही आप उसको तोड़वा सकते हो। तीसरा हो गया पीपीएफ और एफडी। पीपीएफ तो आपका 8.1 है और ये एफडी जो है ना ये टैक्स बेनिफिट वाले एफडी है। तो इसका वो है कि 5 साल आपका लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है, 7 से 9% का इंटरेस्ट रेट रहता है। लेकिन आप मेरा पर्सनली अगर पूछेगा तो मैं तो बोलूंगा ये 3 पे फोकस करिएगा, पीपीएफ, एनपीएफ, ईएलएसएस, ऊपर वाला 3 ना। ठीक है, ऊपर वाला जो यहाँ पे ब्लू में मैं लिखा हूँ, यहाँ पे पॉइंटर। पहला ठीक है मोहन भाई, साहब भाई, यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ चर्चा? नहीं सर, नहीं, सही है सर, सही है। ठीक है, ये थोड़ा अपन का सेफ इन्वेस्टमेंट वाला है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है लेकिन चाहता है कि हाँ भाई मेरा पैसा बढ़े। ठीक है, ये वो इन्वेस्टमेंट है और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इस पे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में क्या है ना, मैं फिर से इसको 3 इसमें डिवाइड किया हूँ, 3 कैटेगरीज में। एक होता है हमारा इक्विटी प्रोडक्ट, एक होता है डेट प्रोडक्ट और तीसरा होता है गोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज आप ये मान के मत चलिएगा कि बस यही 3 होते हैं। अब आप लोग जब अपने तरफ से आरएनडी करोगे, उल्टा आप भी लोग मुझे बोलोगे कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट भी मिले, जरूर मिलेंगे और उससे भी हम चर्चा करेंगे।
लेकिन आज के लिए मतलब इतना जो बेसिक होता है ना, बेसिक के हाँ। हिसाब से जो जो कवर करना चाहिए मुझे लगता मैं है समझ रहा हूँ। मैं वो कवर करता हाँ नहीं, क्योंकि बहुत ठीक है ना? ज्यादा ये मतलब बहुत ज्यादा हेवी टॉपिक है ये। हाँ हाँ, थोड़ा हेवी टॉपिक है, बोरिंग भी हो जाएगा, फिर दिमाग का वो हाँ जो दिमाग का दही भी हो जाएगा, हाँ नहीं मतलब इंटरेस्ट चला जाएगा। हाँ नहीं समझ ठीक रहा है, हूँ। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ऐसे रखा हूँ। हाँ तो इक्विटी प्रोडक्ट मतलब ये 3 ब्रॉड एरियाज हैं जहाँ पे आप ग्रोथ ग्रोथ स्ट्रैटेजी या ग्रोथ पर्सपेक्टिव के टर्म्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम इक्विटी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो सीधी बात ये है, एक लाइन में बोला जाए तो हम वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। खत्म। मतलब आपका पैसा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लिंक। ठीक है, उसमें क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन है जब इक्विटी प्रोडक्ट्स में आप देखोगे। 2 मतलब फिर से मैं जो बेसिक्स वाले हैं वो कवर कर रहा हूँ। एक तो हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है, डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट के लिए आपको क्या चाहिए होता है ना, अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट बोलते हैं, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, वो आपको एक वो अकाउंट खुलवाना पड़ता है, फिर आप डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब क्या, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हाँ टाटा ने ये शेयर उठा ले, या कोई भी स्कैम 1992 देखा होगा, वो डायरेक्टली मतलब समझ पा रहा होगा अभी कि मैं किस बात में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हर्षद मेहता स्कैम हुआ। तो सीधा बात वही है, स्टॉक मार्केट मतलब वही मतलब सीधा स्टॉक में पैसा लगाना। आप अपने या एक मेथड ये है, या तो आप दूसरा मेथड ले सकते हो जो कि बोलते हैं म्यूचुअल फंड, एमएफ। तो एमएफ का फंडा ये है, पहले मैं म्यूचुअल फंड कवर कर ले रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में ये होता है कि देखिए हमारे डेली बेसिस लाइफ में अगर हम 100% फोकस नहीं है स्टॉक मार्केट में या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि उसमें बहुत सारे R&D करने होता है, उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, उसके बाद आप वो स्टडी करने के बाद फिर आप कोई जगह पैसा लगाते हो, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, पहला चीज तो हमें ये माइंडसेट निकाल देना है कि जैसे हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं ना, तो बहुत जन का ये माइंडसेट होता है कि भाई शांतन बोला हमको कि ये टाटा वाले ये वाले शेयर उठा लो। ठीक है, तो हम उठा लिए, अब कल पता चले कुछ तो दिक्कत आ गया, ये हो गया, वो डूब गया पैसा। तो वो माइंडसेट हमें निकाल ही देना। जब हमारे पास सारे कैपेबिलिटीज है तो क्यों ना हम खुद रिसर्च करें। ठीक है, खुद रिसर्च करें, ये नहीं कि पूरा दिन लगा दिया उसमें, एटलीस्ट 2 घंटा 1 घंटा लगा दिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अब चलो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन स्टॉक मार्केट होता क्या है वो तो पता चला। ठीक है, तो ये है, अगर आप ये सारे डिस्कशन मतलब सारे जो जो खुद से वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, कुछ R&D करके, तो वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। दूसरा चीज ये है कि म्यूचुअल फंड का एक कॉन्सेप्ट आता है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है ना, AMC बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बहुत सारे AMCs रहते हैं, ये उसमें जरा का बात करें ना, एमसी का बात करें ना, कौन सा एमसी का बात करें ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हेज फंड वगैरह जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बिलियन right, की बात हाँ। करते हैं, वो बिलियन वाला जो मैं इसको देखते हैं। अच्छा, उसमें भी है क्या? ओके, वो तो तो हाँ म्यूचुअल फंड पे ये रहता है कि AMC हाउसेज रहते हैं, वो भी आपका जो बैंक रिलेटेड ही रहते हैं, बैंक से ही बनते हो। HDFC हो गया, SBI हो गया, तो बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रहेंगे, और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में ना बहुत सारे मैनेजर्स रहते हैं जिसको बोलते हैं हम फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर्स का काम ये रहता है, बेसिकली आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपना स्टडी किए, स्टडी करके देखें कि हाँ ये वाली म्यूचुअल फंड जो है ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, तो आप उसमें आप पैसा इन्वेस्ट किए। पैसा इन्वेस्ट किए मतलब वो नहीं कि एक साथ पूरा जायदाद किटनी उटनी लगा के बेच दिए, वैसे नहीं। आपके बोलते हैं ना, स्वाद अनुसार, जितना स्वाद अनुसार, जितना आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उतना ही आप इन्वेस्ट कर। पहला चीज तो ये है। और म्यूचुअल फंड में यही रिकमेंड किया था कि आप SIP मोड ले लो, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब मंथली, देखिए मंथली 500 रुपया ही लगा दिए, 500 रुपया तो ऐसे ही निकल जाता है हमारा, ऐसे खाने वाने में निकल जाता है, पार्टी वार्टी में तो और सारा ही निकलता है। ठीक है, तो क्यों ना हम 500 इस पे भी निकाल दें, इस पे डाल दें हम SIP में। तो आप MF वर्क कैसे करता है ना म्यूचुअल फंड, जैसे आप पैसा डाले
कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो वहां पे बेसिकली आप फंड मैनेजर क्या करते हैं, फंड मैनेजर रहता है वो खुद अपना रिसर्च करेगा, उसका काम ही है, उसको पैसा ही इसलिए मिलता है कि वो खुद R&D करेगा और वो 500 रुपया में से उसको फिर वो मतलब कुछ कुछ कंपनीज में वो एलोकेट कर देता है जो कि स्टॉक मार्केट में जाता है। इनडायरेक्टली ये स्टॉक मार्केट में ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो है कि इसमें बेनिफिट ये है कि आपको अपने तरफ से कुछ R&D नहीं करना पड़ रहा है, आप बस वो चॉइस कर रहे हो कि हाँ म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है, बाकी हेडेक फंड मैनेजर, ठीक है। तो ऐसे करके फिर आपको रिटर्न मिलता है, फिर वो ऐसी जगह पैसे डालेगा जहाँ पे आपको वो पैसा ग्रो होकर मिलेगा। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि देखिए वही चीज जैसे हर्षद मेहता बोलते हैं ना कि रिस्क है तो रिस्क है, पहली बात। तो आप अगर खुद रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आप में, खुद आप R&D कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा कुछ डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में ज्यादा ही ग्रोथ मतलब रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो घूम फिर के इक्विटी प्रोडक्ट में यही दो डिस्कशन करना था मुझे, ठीक है। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक सब कोई मतलब समझ पा रहा है या बोरिंग हो रहा है सेशन? नहीं बोरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा भारी हो गया है और कुछ नहीं। थोड़ा भारी हो गया तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो वही हुआ है। अब मोहन भाई साहब भाई क्या कहना है? हाँ यहाँ पे एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा कि हाँ। जैसे आपका म्यूचुअल फंड होता है, जैसे आप एक फंड खरीदते हो, ठीक है, तो वो जो होता है उसका फंड मैनेजर का अपना एक पोर्टफोलियो रहता है उस फंड का, कि कुछ परसेंट आपका कुछ कंपनी में है, कुछ परसेंट आपका टेक्नोलॉजी में है, मान लीजिए कुछ परसेंट आपका एग्रीकल्चर वाले कंपनी में। तो उस फंड का अपना एक पोर्टफोलियो है, वो डायरेक्ट आपका एक कंपनी में सारा पैसा नहीं डालता है। हाँ ठीक है। हाँ, पर आपका स्टॉक में कैसे आप एनालिसिस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि इतना पैसा मैं कौन से स्टॉक में डालूं, मतलब मैं वो कौन से कंपनी में डायरेक्ट डालूं, राइट। वैसे ही रहता है ना स्टॉक का। हाँ एकदम। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क का फैक्टर म्यूचुअल फंड में थोड़ा घट जाता है। म्यूचुअल फंड मान के चलिए ना, मतलब जितना आपका पैसा आप डाल रहे हैं उस पैसे को बहुत जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है और कुछ नहीं। जी, हाँ, वो पोर्टफोलियो बना दिया है जिससे आपका रिस्क कम ज्यादा है, उसके हिसाब से आपका टोटल लमसम कहीं पूरा नहीं डूब जाए। हाँ, पूरा नहीं डूब जाए, वही फंड है, वही अमेरिका में चल गए तो उसी को हेज फंड कहते हैं, लेकिन हेज फंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, पूरी म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है। हेज फंड इसलिए थोड़ा अलग है, उसमें और थोड़ा रिस्क है हेज फंड में। अमेरिका में जो हेज फंड है वो यहाँ के म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा अलग है, पूरा अलग नहीं लेकिन थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें थोड़ा और ज्यादा, उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा और ज्यादा है वहाँ के हेज फंड में। और कुंडू, म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली कंपनी के स्टॉक्स में लगाते हैं, बट फंड मैनेजर के थ्रू लगाते हैं, वैसे ही होता है ना। सिर्फ कंपनी के स्टॉक्स में नहीं लगाते वो कंपनी के स्टॉक्स में भी लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगाते हैं, गवर्नमेंट शेयर्स में भी लगाते हैं, प्लस वो कंपनी के शेयर्स में भी लगाते हैं, साथ साथ वो आपके गवर्नमेंट जो IPOs निकालती उसमें भी लगाते हैं तो वो भी एक तरीके से शेयर्स में भी लगाते हैं, प्लस वो इन्वेस्ट भी करते हैं, कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट भी करते हैं, मतलब वो वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब हम स्टॉक मार्केट का बात करते हैं, वो सिर्फ कंपनी से स्टॉक पे लगाते हैं कि बॉन्ड्स पे भी लगाते हैं? नहीं, वो सिर्फ कंपनी के स्टॉक में, आप पर्टिकुलर एक स्टॉक में लगा रहे हैं, पर्टिकुलर एक स्टॉक। अच्छा, ठीक है, समझा। म्यूचुअल फंड जरूरी नहीं है कि वो बॉन्ड में भी लगाएंगे, लेकिन वो स्टॉक में लगाएंगे ये जरूरी है। वो स्टॉक में लगाते हैं, वो शेयर में लगाएंगे, लेकिन कभी कभार रिस्क को कम करने के लिए वो हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड में भी लगाते हैं, वो लगाते हैं उसको कम करने, बेसिकली रिस्क लगता है, रिस्क को कहाँ कम किया जाता है। और एक और क्वेश्चन था कि जो शेयर मार्केट का प्राइस अपलोड होता है, ठीक है, कि आज सुबह मान लीजिए आपका शेयर का प्राइस खुला, फिर शाम तक उसका वेरी किया, राइट। तो वो क्या कंपनीज के ग्रोथ को देख के क्लाइंट्स अपने पैसे कितने डाल रहे और कितने निकाल रहे उसके बेसिस पे होता है क्या? उसके बेसिस पे भी होता है, प्लस कितने लोग उस शेयर को खरीद रहे उसके ऊपर भी होता है। ओके, मान लीजिए पेटीएम का एग्जांपल लीजिए, इसको हो सकता है करना पड़े, लेकिन इसका एग्जांपल लीजिए।
मैं श्योर नहीं हूँ कि एडिट करूंगा, लेकिन हो सकता है पेटीएम का, क्योंकि बहुत चर्चित एग्जांपल है पेटीएम का। मोहन भाई लाइन पे है ना आप? हाँ सर, मैं लाइन पे हूँ। हाँ, एक बहुत सुन रहा हूँ चर्चित सर। एग्जांपल है साइंदन भाई, आपको तो पता ही होगा पेटीएम का जो आईपीओ का कांड में जो हुआ था अभी हाल में, आपको पता है ना वो साइंदन भाई, पेटीएम वाला आईपीओ जो हुआ था? साइंदन भाई, साइंदन भाई, हेलो गौरव भाई, ऐड कर लो उनके SMS आया, ऐड कर लो। तो हाँ साइंदन भाई, पेटीएम वाला के बारे में बात कर रहे थे, पेटीएम का आईपीओ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। पेटीएम का आईपीओ के बारे में तो आपको पता ही है ना, जो हाल में हुआ था। हाँ आपको आइडिया है उसके बारे में? आईपीओ का मतलब, हाँ वही आईपीओ लॉन्च की थी। हाँ लेकिन वो तो थोड़ा मतलब लुढ़क ही गया है। हाँ, तो वो साहब भाई पूछ रहे थे जो शेयर मार्केट है वो गिरता कैसे है, मतलब क्या उसी कंपनी के परफॉर्मेंस में ही गिरता है या फिर कैसे गिरता है? तो वही आप थोड़ा एक्सप्लेन आप ज्यादा अच्छे से कर पाइएगा। पेटीएम के एग्जांपल से आप कर दीजिए, फिर कोई भी कंपनी किसी पेटीएम, हाँ मतलब स्टॉक मार्केट देखो, घूम फिर के ये भी एक मार्केट ही है। अपन जो हम्म, बाजार में जाते हैं ना, सब्जी मंडी या कुछ भी खरीदना, पूरा स्टॉक मार्केट जो है, अगर एक टर्म में बोले, ये जो इट इज गेम ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, अब कोई स्टॉक खरीद रहे, इसका मतलब ये यही है ना कि कोई भाई बेचने के लिए तैयार है, तो तभी तो वो स्टॉक खरीद रहे हैं। या हम बेच रहे हैं तो हमारा स्टॉक खरीदने के लिए कोई बायर है, तभी तो हम सेल कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के वही है, बायर्स और पहला चीज तो ये बायर्स और सेलर्स दो चीज रहते हैं स्टॉक मार्केट में, यही दो मिलेंगे, या तो कोई बायर रहेगा या तो कोई सेलर रहेगा, दो चीज। और दूसरा चीज हुआ कि कंपनी का फैक्टर तो बहुत सारे रहते हैं, किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आना। हमारा पहला तो कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, फिर उसका वही बोलते हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। और दूसरा चीज है कि दो जोन्स रहते हैं, अगर थोड़ा मैं टेक्निकल जा रहा हूँ, दो जोन्स रहता है। एक रहता है, मतलब हम जो वो चार्ट दिखाते हैं ना, कोई भी स्टॉक का चार्ट अगर खोलेंगे तो उसमें हम वो देखते हैं कि मतलब ओवरऑल आपको एक आइडिया मिलेगा। एक जोन रहता है जिसको बोलते हैं सप्लाई जोन, और एक जोन रहता है जिसको बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है ना? तो जब कोई भी स्टॉक सप्लाई जोन में रहेगा, सप्लाई जोन मतलब क्या हुआ कि भाई सप्लाई तो बहुत है, फिर उसका दाम ही नहीं है उतना। ठीक है, तो मतलब स्टॉक का भाव गिरेगा। और जब कोई स्टॉक डिमांड जोन में जाता है ना, डिमांड जोन मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं, तो दाम बढ़ेगा। ओके, समझ गए। तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह ही हो गया ना, डिमांड एंड एकदम सप्लाई। पूरा वही है ना कि ज्यादा सप्लाई, अगर ज्यादा सेलर है तो फिर उसका वैल्यू घट जाएगा, पर ज्यादा अगर वो बिकता नहीं है जल्दी तो उसका वैल्यू ज्यादा है, वैसे करके ना। वैल्यू ज्यादा है। हाँ मतलब ओके। हम तो थोड़ा प्लेन टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल आइडिया समझते हैं। तो एक कन्वेंशन, एक बेसिक एनालॉजी अगर किसी को बोलना हो तो इस तरह का हम बोल सकते हैं, राइट? एकदम नॉर्मल सिटीजन को, जिसको ज्यादा फाइनेंस का आइडिया नहीं। एकदम ओके, ठीक है, समझा। एक्चुअली यही है, स्टॉक मार्केट है ही। हाँ, समझा। अच्छा गौरव भाई, मोहन भाई बोल रहे कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मोहन भाई? हेलो चाहे ब्लॉक है, मैं ले लेता हूँ उनको। हेलो किसी को आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ, आवाज आ रहा है। उनको ले लेता हूँ, सॉरी। एक सेकंड, उनको रिंग नहीं जा रहा, एक सेकंड। हाँ मोहन भाई आ गए। अरे अब सैम भाई भी ड्रॉप हो गए। सब भाई ड्रॉप हो गए अब। इसका कुछ करना पड़ेगा यार। नमस्कार, आप सबके साथ और सबके प्रयास से हाँ अब आ रही है। हाँ, हर 30 मिनट में गायब हो जा रहा हूँ मैं। आप फोन का कुछ करना पड़ेगा सर भाई, अभी तो मेरे को लग रहा है आपका फोन में कुछ प्रॉब्लम है सीरियसली।
अच्छा अरे चलिए स्टार्ट, तो ये अब खत्म कर देंगे यहीं पे। हाँ बस यही एक ही स्लाइड है। हाँ 2 मिनट और लूंगा। हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ तक तो सब ये है ना, इक्विटी प्रोडक्ट में का फंडा पता चला ना हाँ हाँ कि दो वेज है। इक्विटी मतलब इक्विटी प्रोडक्ट मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश, जो बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले ब्ला 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 एक आता है डिस्क्लेमर, वही चीज है। हाँ तो भाई या तो हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें अपना R&D करके और अपना रिस्क लेके, या तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2 वेज है, हाँ और भी होंगे, लेकिन ये 2 वेज तो हमें जानना चाहिए या इतना नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। हाँ ठीक है, जब हम इक्विटी प्रोडक्ट की बात करें। दूसरा क्या है? दूसरा है डेट प्रोडक्ट। डेट प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि या तो जैसे वो गौरव भाई बोल रहे थे ना कि हम म्यूचुअल फंड में जब जाते हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कैटेगरीज रहते हैं, लाखों म्यूचुअल फंड मिलेंगे आपको। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड लो। ठीक है, अगर आपको प्योरली स्टॉक मार्केट वाला म्यूचुअल फंड चाहिए वैसा भी मिलेगा। उसमें भी बहुत सारे सब कैटेगरीज रहते हैं। जैसे आपको टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना है तो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो वैसे में एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं डेट MF, डेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, एक वो है, एक वो वे है डेट में डेट प्रोडक्ट्स लेने का। दूसरा आता है बॉन्ड। बॉन्ड्स तो सुनते होंगे ना कि हाँ ये बॉन्ड्स लेंगे वो बॉन्ड्स लेंगे ऐसा। तो ये मेजरली ये 2 वे है जिससे हम डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तीसरा आता है गोल्ड प्रोडक्ट। गोल्ड प्रोडक्ट क्या होता है? गोल्ड प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास बहुत सारे वेज है। उसमें से मतलब मेरा ये रहेगा कि मतलब फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा है कि हम या तो एक वे है हमारा डिजिटल गोल्ड हम खरीद सकते हैं, या ठीक ये पे फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। या तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो उसमें अपना रिस्क है। ठीक है, अपना रखने का रिस्क रहता है कि उसको मतलब दिमाग में वही रहेगा ना कि भाई घर में थोड़ा होगा। ठीक है, एक होता है। और दूसरा है कि हम गोल्ड पे कुछ भी खरीदते हैं तो उसका एक मेकिंग चार्ज पे करना होता है। ठीक है, हेलो। हाँ सुना दे रहा। हाँ सर। हाँ हाँ, तो गोल्ड का अगर फिजिकल गोल्ड का कुछ खरीद रहे हैं, लॉकेट हुआ, रिंग हुआ, तो उसका एक मेकिंग चार्ज देना होगा ना हमें दुकानदार को। हाँ तो वो चीज हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम यहाँ से पहला चीज है डिजिटल गोल्ड अगर लेते हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। डिजिटल गोल्ड में भी एक कैच ये है कि उसमें एक हमें GST देना होता है। हाँ ठीक है, GST पे करना होता है। तो जीएसटी अब अगर है कि मुझे GST, हाँ बोलिए। फिजिकल गोल्ड में तो जीएसटी तो पे करना ही होता है ना। फिजिकल गोल्ड में तो ऊपर से GST भी पे करना होता है, हाँ तो मेकिंग चार्ज भी पे करना होता है। तो डिजिटल गोल्ड और जीएसटी में भी तो जीएसटी पे करना पड़ता है। तो फर्क तो दोनों में जीएसटी तो पे दोनों में ही तो करना पड़ता है ना। दोनों में तो GST करना ही हो रहा है। फिर फिजिकल गोल्ड में तो फिर ऊपर से मेकिंग चार्ज भी देना पड़ रहा है। हाँ वो भी है। वो और एक जुड़ी नहीं डिजिटल गोल्ड में डिपेंड करता है ना कि आप डिजिटल गोल्ड ही सिर्फ ले रहे हैं या फिर डिजिटल गोल्ड के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अगर आप डिजिटल गोल्ड के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तब आपको मेकिंग चार्ज डिपेंड करता है। अगर डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं तब आपको मेकिंग चार्ज नहीं करना पड़ता है। सेम चीज फिजिकल के लिए भी है। अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हो तो सॉरी फिजिकल गोल्ड का ही बात करो। फिजिकल गोल्ड अगर सिर्फ आप फिजिकल गोल्ड ही ले रहे हैं, अगर उसके प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं तब आपको क्यों मेकिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। सिर्फ आप गोल्ड लीजिए ना, गोल्ड के बिस्किट्स है, फिर मतलब जो भी गोल्ड से आइटम बिस्किट्स तो नहीं ले सकते हम क्योंकि उतने अमीर तो हम है नहीं। तो गोल्ड जस्ट आप गोल्ड लीजिए तो आप आपको पे नहीं करना पड़ेगा आपको। हाँ बट सिक्योरिटी वाला फैक्टर है कि डिजिटल में सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हाँ डिजिटल में सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये फैक्टर तो है। डिजिटल में तो सिक्योरिटी का बात है। फिर ऊपर से और एक चीज है कि मतलब हाँ वही अगर प्रोडक्ट नहीं ले रहे, मान लो कि प्रोडक्ट नहीं ले रहे, अब गोल्ड बार तो हर एक के लिए खरीदना कन्वीनियंट नहीं रहेगा ना। हाँ ये गोल्ड बार खरीदती है, ठीक है ना, इसके लिए उतना इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, पैसा भी उतना लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे गौरव भाई बोल रहे हैं कि हम वो वाला गोल्ड क्यों लें जिसमें कुछ मतलब जिसमें मेकिंग चार्ज लगा है, मतलब ज्वेलरी ही क्यों लें, हम डायरेक्ट गोल्ड क्यों ना लें। तो सर ऐसा गोल्ड मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ मिलता है ना। हाँ मिलता है। मेरा कुछ जमशेदपुर में मिलता है, मैं पूरा देख के आया हूँ। आपको बड़े बड़े दुकान में मिलता है, बड़े जो पीसी चंद्र ज्वेलर्स हो गए या फिर
जो बड़े जो लाल हो गए, हाँ आप हाँ जाके सीधा हॉलमार्क का गोल्ड मांगो, हाँ हॉलमार्क का गोल्ड, जस्ट देगा। आपको बोलना पड़ेगा हॉलमार्क की गोल्ड चाहिए मुझे। हाँ, और तो कुछ नहीं। बेसिकली क्या देता है उसकी, सिक्की देता है, सिक्का देता है क्या? हाँ, मैं ऐड जैसा करता हूँ। जो श्रद्धा अनुसार जैसा आपका इच्छा और क्या। हाँ, तो बेसिकली एक लाइन में ऐड करता हूँ कि देखिए, जब आपका कोई भी ज्वेलर शॉप में जाते हो तो वो कोई गोल्ड लाता है कहीं से और आपको ज्वेलरी बना के देता है जैसा आप चाहते हो, राइट। तो गोल्ड एक रेप्यूटेड एरिया से लेके आ रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप हमारा गोल्ड ले रहे हो, साथ साथ हम आपको अलग से गोल्ड दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी को 10 ग्राम या 20 ग्राम का गोल्ड लेना है, ठीक है, उसको गोल्ड कॉइन्स बोलते हैं। तो कॉइन की तरह गोल नहीं रहता है, जितना मैंने देखा मुझे स्क्वायर दिखा है, ठीक है, जितना मैंने देखा है फिजिकल क्यूब रहता है, लंबा सा क्यूब रहता है। हाँ, क्यूब रहता है जो मैंने देखा है, 10 ग्राम का 20 ग्राम का उस तरह का रहता है, ठीक है। तो वो आप जाके खरीद सकते हो, तो उसमें आपका 0% मेकिंग चार्ज लगता है। कॉइन जो रहता है वो सिल्वर का रहता है, सिल्वर का रहता है कॉइन सिल्वर का रहता है, जो वो हाँ दिवाली के दिन गणेश जी को जो चढ़ता है, गणेश जी और लक्ष्मी जी को जो चढ़ता है वो सिल्वर का कॉइन रहता है। हाँ, और वो वही बात है कि कॉइन जो आता है गोल्ड का वो सिर्फ दिवाली पे और धनतेरस पे स्पेशली आता है। कॉइन जो गोल्ड वाला कॉइन आता है वो दिवाली धनतेरस के मौके पे स्पेशली कुछ कॉइन्स आते हैं, गोल्ड कॉइन्स आते हैं। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो गोल्ड आता है, जो सैफ भाई बोले वही आता है, जो क्यूबॉइड आता है गोल्ड के वही आते हैं, बार जो गोल्ड बार जिसको कहते हैं। हाँ, बट यहाँ पे एक फैक्टर ये है जो कुंडू बोल रहे थे कि आप अपना अमाउंट के हिसाब से नहीं ले सकते हो। मतलब मान लीजिए मुझे 50 रुपए का गोल्ड चाहिए, हाँ उस हिसाब से नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं वो पॉसिबल नहीं, तो काट के कहीं से देखा वो। हाँ, बट वो डिजिटल में पॉसिबल है, राइट। डिजिटल में तो मेरे पास 15 रुपए का गोल्ड पड़ा ही हुआ है पेटीएम पे भी। हाँ, तो ये चीज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मेरे पास 15 रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, फिजिकल सिक्योरिटी, हाँ ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। और दूसरा चीज वही है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, आपके कन्वीनियंस की है, वही जो है श्रद्धा अनुसार, अनुसार आप अपना जो है जितना आप लेना चाहे उतना ले सकते हो। ये दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी से ये भी है ना, आप उस गोल्ड को आप दूसरे, मान लीजिए गोल्ड का दाम गिर रहा है अभी फिलहाल, तो आप उसको दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर गोल्ड का दाम बढ़ रहा है तो आप उसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हो गोल्ड में। मतलब अपने हिसाब से आप उसको कन्वर्टेबल कर सकते हो। डिजिटल में वो प्रोसेस ज्यादा इजी है कन्वर्ट करने का, जो प्रोसेस है एकदम नॉर्मल डिजिटल। क्रिप्टो में मैं गया ही नहीं, नॉर्मल जो ऐप वगैरह है पेटीएम फोन पे, उसी में उसको करना बहुत इजी है। गोल्ड टू कैश में करना बहुत इजी है। हाँ, और दूसरा बात है मोहन भाई कि जब हम डिजिटल गोल्ड लेते हैं ना, तो डिजिटल गोल्ड मान लीजिए पेटीएम दे रहा है, तो पेटीएम अपना तो गोल्ड का एरिया नहीं खोलेगा, वो एक गोल्ड की कंपनी से बात करके रखेगा कि आपका यहाँ पे हमारा यूजर जाके गोल्ड लेगा, राइट, ठीक है। तो वैसा स्टैंडर्ड में जो रहते, जो भरोसे के रहते, तो वैसे बहुत सारे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप एक फिजिकली स्टोर से जाके ले रहे हो, तो क्या पता कि आज से 10 साल के बाद वो स्टोर है कि वहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आप सिर्फ वहीं सेल कर सकते हो, आप कहीं भी सेल कर सकते हो, पर फिर भी एक एरिया का बात हो जा रहा है ना कि आप एक पूरा इंडिया को देख रहे हो और आप एक जगह का स्टोर को देख रहे हो। दूसरा है ना, ये जो फिजिकल गोल्ड में ना, फिजिकल गोल्ड में आपको वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। जो बड़े दुकानें चली उन पे तो आपको भरोसा है, लेकिन जो छोटे दुकानें उनका आपको भरोसा उतना होता नहीं है कि जो गोल्ड वहाँ पे आप खरीदे वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। आपको बार बार चेक कराना पड़ता है वो जो आप खरीदे कि सही है कि नहीं। लेकिन डिजिटल गोल्ड में तो वो इशू है नहीं, क्योंकि वो फिजिकल गोल्ड है ही नहीं। वो आपको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है गोल्ड का, तो आपको कोई टेंशन है ही नहीं कि गोल्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। वो आपको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आपको बेचने में वो आसानी होता है उस गोल्ड को। मतलब वो ट्रांजेक्शन वो गोल्ड नहीं होता, वो एक शेयर के तरह यूज किया जा सकता है, उसको स्टॉक की तरह यूज किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट की तरह यूज किया जा सकता है, बैंक की इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, बेसिकली अभी अगर डिजिटल गोल्ड का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, तो बेसिकली वो जैसे सैम भाई बोल रहे थे ना कि हमारे पास लिमिटेड ही है, ओना के साथ डिजिटली डील करता है। तो वो है कि डिजिटल गोल्ड इज प्राइमरीली सोल्ड बाय 3 एंटिटीज। एक है आपका एमएमटीसी, पीएमपी, एक है ऑक्सफोर्ड गोल्डटेक, और एक डिजिटल गोल्ड इंडिया ब्रैकेट में सिर्फ, ठीक है। तो ये 3 जो फर्म्स है ना, दिस फर्म्स हैव टाइड अप विद सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक पेटीएम, जैसे आप गौरव भाई बोल रहे थे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, फोन पे, ठीक है, टू सेल डिजिटल गोल्ड वाया दिस प्लेटफॉर्म।
वही सब पेमेंट ऐप के थ्रू, और जितने भी स्टॉक मार्केट ऐप है, अपस्टॉक वगैरह, ये फिर जितना भी है वो सब, और भी है ना स्टॉक, और भी 2-3 तो है ना, बिनोमय वगैरह। और भी प्लेटफॉर्म तो है। हाँ, और भी 2-3 तो है उसी के थ्रू। तो हाँ, तो घूम फिर के आते हैं कि गोल्ड प्रोडक्ट में एक तो हमारे पास फिजिकल गोल्ड क्या है, उसका हमने डिस्कशन किया कि भाई क्या मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, ठीक है। अब उसके बाद है कि हाँ डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन है हमारे पास, जो घूम फिर के है कि हाँ फिजिकल गोल्ड से कन्वीनियंट ही है, ठीक है। डिजिटल गोल्ड का एक ही वही एक कैश है, जैसे मैं बोला था कि उसमें आपको एक जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। अब आपको अगर वो भी है कि नहीं मुझे जीएसटी भी नहीं पे करना है, ऐसा कुछ गोल्ड इंस्ट्रूमेंट है क्या इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी है हमारे पास। उसको बोलते हैं हम SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। वो क्या होता है, उस पे अगर डिटेल्स जाना होगा तो वो तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, वो लेकिन तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। उद्देश्यों का होता है ना, वही ना सॉवरेन बॉन्ड ना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं, अच्छा। जो कि आरबीआई इशू करती है, ठीक है। अच्छा, हाँ। आरबीआई इशू करती है, और ये आपका क्या रहता है ना, आरबीआई एक एक टर्म्स मैंने एक ट्रांच बोलते हैं। ट्रांच मतलब क्या है, कुछ टाइमलाइन निकाल देती है आरबीआई के वेबसाइट में, अगर जाके देखिएगा कोई भी आज के SGB क्या होता है, तो वो एक ट्रांच निकालता है कि भाई हम मार्च के महीने में ये तारीख से ये तारीख, 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में एक नया ट्रांच निकाल रहे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या है, मतलब उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बस ये टर्म के साथ आप फेमिलियर हो, ठीक है। हम लोग फेमिलियर हो कि हाँ SGB होता है एक चीज। तो उसका क्या है, पहला चीज तो ये कि इशूड बाय आरबीआई। दूसरा चीज है इसमें कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, आपको कुछ भी टैक्स पे करना नहीं है। उल्टा आप जो भी अमाउंट का गोल्ड खरीद रहे हो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उस पे आपको एनुअली 2.5% इंटरेस्ट उल्टा आपको मिलेगा, 2.5% एनुअल इंटरेस्ट। लेकिन वो बहुत जल्दी निकलता भी है, वो वाला जो ट्रांच वाला जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो मिल जाएगा आपको, मिल जाता है ना, हर 3-4 महीना में मिलते रहेगा। मिलता है ना। हाँ, हाँ, इसका बस वही एक कैच है कि 8 इयर्स का लॉकिंग पीरियड है आपका, 8 लॉकिंग साल। पीरियड है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो यही था मेरा आज का एजेंडा और लास्ट स्लाइड डिस्कशन। तो ठीक हैप्पी है। इन्वेस्टिंग भाई लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बोल के गए थे, सही में बोले थे। ये मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो डाला था कि कोई भारी पिक्चर रहेगा तो आप सीरियसली लेगा ना इसको, तो वही इसलिए मैं नवीन कस्तूरिया वाला डायलॉग हाँ फीचर्स का एकदम। हाँ, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हाँ। यहाँ पे क्या है कि आपका ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपको अल्टीमेटली वो गोल्ड मिलेगा नहीं, ठीक है। वो गोल्ड ऑन पेपर की तरह है, ठीक है, कि आपका 8 साल का लॉकिंग पीरियड है। उसके बाद जितना आपका, मान लीजिए मैंने इस साल कुछ 50,000 का कुछ यूनिट खरीदा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, ठीक है, तो मेरा अरे ये डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, हाँ, तो मेरा जो 8 साल के बाद होगा, ठीक है, जो उस समय का गोल्ड का प्राइस रहेगा उतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो डिजिटल गोल्ड का भी तो वही लॉजिक है ना सर भाई। नहीं, डिजिटल गोल्ड में आप गोल्ड मंगवा सकते हो फिजिकली। अच्छा, ऐसा है। हाँ, मैं चाहूँ तो मैं उस समय वो डिजिटल गोल्ड सेल करके पैसा ले सकता हूँ, या मैं वो गोल्ड मंगवा भी सकता हूँ। अच्छा, ये मेरे को मतलब एकदम छोटा नहीं, एक सर्टेन अमाउंट के बाद होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो वो फिजिकली आप मंगवा सकते हो कि मुझे वो चाहिए, ठीक है। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा। नहीं, सॉवरेन में तो नहीं मिलेगा। सॉवरेन का मतलब ये जो आपका आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट करेगा। तो इसे आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हो कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, बाद में इन्वेस्ट करके आप कुछ अमाउंट चाहते हो, तो उस तरह के लिए ये बढ़िया है। ठीक है, तब आज के लिए डिस्कशन यही तरह ऑफिशियली यही पे खत्म कर रही है इसको, एकदम ठीक है। तो कंक्लूडिंग कर दीजिए। स्टेटमेंट यही रहेगा। हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट यही रहेगा कि आज जो भी हम देखें ना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि पहले चीज तो हमें ये नॉलेज हमें गेन करना है, जो 3 चीज में अटल रहना है। एक तो वही था पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज, ठीक है। ये तीनों का मिश्रण मिला के हमें एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है हमारा। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, और ना कि हमें
अंडर डाइवर्सिफाई करना है, ना ही ओवर डाइवर्सिफाई करना है। बेसिकली हमें ऐसा एक इन्वेस्टमेंट का वो अप्रोच रखना है कि भाई कल अगर ए बी सी 3 जगह आप इन्वेस्ट किया, अगर ए डूबा तो बी और सी एटलीस्ट आपका सिक्योर करे उसको, ये बैलेंस आउट करे, ठीक है। और आज जो इतना सारा हम लोग कवर किए हैं उसका वही था कि हमें एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट मेथड बनाना है कि आपका एक चीज सिक्योर है। सही बात है, यही है मेरा चोरी। नहीं मेरा भी मानना वही है कि इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। और इन्फ्लेशन वाला पॉइंट सबसे सही था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका वो तो पैसा इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन का वो जो रेशियो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, फिर बैलेंस नहीं होगा, फिर आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट घटता जाएगा, वहाँ पे आपका सेविंग्स बढ़ेगा ही नहीं वहाँ पे, और आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो जिस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए वो अगर इन्फ्लेशन से नीचे रहा तो फिर तो आपका उस वैल्यू पे मिलेगा नहीं, जिस अगर डाउन द ईयर्स डाउन द लाइन पे जिस वैल्यू पे आपको जो 1000 का जो वैल्यू मिलना चाहिए वो 1000 का कम वैल्यू मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, वो बैलेंस लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। मोहन सर आपका क्या मानना है? मेरा मानना है सर, और मुझे ऐसा लग भी रहा है, और एक बात और मोहन सर, कहीं ना कहीं करना चाहिए थोड़ा सा। देखिए लाइफ में सर हम इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं, तो उसके बजाय वो थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा इधर रिसर्च करके कहीं ना कहीं डालना चाहिए पैसा, मेरे हिसाब से तो सर, क्योंकि आगे के लिए आपके लिए एक सिक्योरिटी का काम कर जाता है। ये बहुत ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में जहाँ पे अपने को पैसे की बहुत नीड होती है और वो होता नहीं है अपने पास, तो मेरे हिसाब से तो सर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं सही बात। और फिर भाई आपका? और मोहन सर एक बार और आपको, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक देना है आपको, ठीक है ना? ओके सर, ओके। हाँ सर भाई आपका क्या मानना है? हाँ देखिए, मैं तो एक्चुअली ये सब से पहले मैंने एक बुक पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी का है। तो मेरा माइंड तभी से खुल गया था कि आपको मतलब आपको एक सेगमेंट से अल्टीमेट सेगमेंट पे जाना है। तो आप एम्प्लॉयड हो सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, ठीक है। बट जो टॉप मुझे दिखा है वो है इन्वेस्टर, क्योंकि किसी भी बिजनेस में जो शेयर होल्डर रहते हैं वो इन्वेस्टर रहते हैं, ठीक है, जो सीईओ के भी ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हो सके इन्वेस्टर बने। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर एक्टिव काम नहीं करते, ठीक है। ज्यादातर जो मैंने देखा वो रिसर्च करके अपना पैसा डालते हैं, तो वो रिसर्च करते पैसा डालते, वो पैसा अपने बूम होता है, ठीक है। उन्हें बस समय समय पर अपना रिसर्च करना है, ठीक है। उन्हें वो बैठ के वहाँ पे पूरा टाइम जॉब नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 2 आवर लगाए हो तो आपको मैं 2 आवर का 4000 रुपया दे रहा हूँ। अगर वो 2000 के लिए मैं जितना इनपुट करते जाऊंगा आप उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट देते जाओगे मुझे, करेक्ट है ना? तो इस तरह का बिहेवियर बहुत जरूरी है आगे चल के, जो मुझे लगता है। नहीं पॉइंट तो सही है, आपको गलत पॉइंट नहीं। चलिए फिर इसको एंड करते था ऑफिशियली। और मोहन सर बता दीजिए अगला टॉपिक क्या रहेगा मोहन भाई? जो मन में है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सोचना है, सोच के बताऊंगा सर मैं। अच्छा ठीक है, आपको सोच के बताना, आप सोच के बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं डाल दूंगा। एरिया कोई लिमिटेड नहीं है, एरिया वही वर्ल्ड है, कहीं का कुछ भी, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। इसके बारे में आप चाहते हो वर्ल्ड का बाहर का भी हो सकता है, हाँ, पर वो थोड़ा अपना स्कोप लिमिट हो जाएगा ठीक है। हाँ मतलब वो बोल रहे वर्ल्ड के बाहर भी हो सकता है, तो मैं बोल रहा वर्ल्ड के बाहर में अपना स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा नहीं मैं ज्यादातर इंडिया को लेके नहीं वर्ल्ड के बाहर मतलब वो यूनिवर्स का बात कर रहा था शायद, तो बेसिक एनालॉजी वही है कि जिस चीज के बारे में भी आपको लगता है थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए, आपको टॉपिक उठा सकते हो, ठीक है। बस तो कंट्रोवर्शियल ना हो तो सही रहेगा, बस ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो। वो एडिट कर देंगे टॉपिक ही कंट्रोवर्शियल हो तो उसको क्या एडिट करेंगे फिर? नहीं जो अगर जो ऐसा कुछ होगा अभी तो हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि इसको हटा देना है। हाँ, तो हम साइमन भाई कैसा रहा आज का डिस्कशन?
डिस्कशन तो बहुत बढ़िया रहा, मतलब इससे वही लगता है कि हमें ये सब और थोड़ा पहले, मतलब वही सुनने के बाद वही लगता है ना कि मतलब ये सब चीज और पहले पता होता तो और बढ़िया रहता, लेकिन वही बेटर लेट देन नेवर। तो वही मुझे लगा कि हाँ ये सब डिस्कशन होना चाहिए हमारे बीच में, लेकिन सैमसन भाई ये सब एक चीज बताऊं, एक चीज बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना सैमसन भाई, इसमें अगर एक हाँ। साल भी ना 10 से 9 भी होता है ना, तो लॉगरिथम मैप एक ऐसा चीज है ना, वो फिर आपका अगले साल अगर 10 के जगह आप 20 भी ले आएंगे ना, फिर भी वो ना हाँ। बैलेंस आउट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। हाँ वो तो वही, इसीलिए तो 1-2 साल की तो बात हो ही नहीं रही है ना यहाँ पे। वही चीज है कि जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट करो उतना बढ़िया। स्टार्ट अर्ली। हाँ स्टार्ट उतना होना चाहिए, उतना आना चाहिए, लेकिन कंपाउंडेड उतना होना चाहिए हर महीने। एटलीस्ट बेटर देन नेवर है स्टार्ट। हाँ एटलीस्ट बेटर देन नेवर। स्टार्ट लेट से तो बेटर देन नेवर, नेवर से तो अच्छा है स्टार्ट लेट, राइट? हाँ। अगर अर्ली नहीं हो पा रहा है हाँ कंपाउंडेड। मैं तो ठीक इसीलिए है। मेरा जो भाई है, मेरा भाई इस साल 18 इयर्स का होगा, ठीक है। मुझे तो थोड़ा लेट हुआ रियलाइजेशन में, चलिए एटलीस्ट मैं अपने भाई को अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई चलो लेट हुआ है, मुझे लेट हुआ, एटलीस्ट तुम तो एटलीस्ट शुरू कर सकता ना जल्दी। तो अब 18 साल का होगा बंदा, अब पैन कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड, डीमैट अकाउंट जो भी हुआ वो उसका एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट रहेगा। तो ये बोले कुछ नहीं हुआ तो तुम 500 रुपए से तो शुरू करो भाई, ठीक है ना। तो ये हम लोग अभी वही रहता है, यही दिक्कत है कि भाई 500 रुपया में क्या ही उखाड़ लेगा कोई। लेकिन हम लोग जब वही देखे ना कि कैसा एक छोटा अमाउंट 20 साल 30 साल जब दे देते हैं उसको ना, थोड़ा समय देते हैं, फिर कैसे वो हमको रिटर्न बैक करता है, यही मैजिक है। 500 रुपए जोड़ के आप अगर 5 महीना भी 500 रुपए जोड़ते तो 2500 रुपए होता है, तो और 500 रुपए जोड़ देते तो फिर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एकदम। उसका किसका, नेटफ्लिक्स का? नहीं तो नेटफ्लिक्स का अच्छा नहीं। ठीक है नेटफ्लिक्स का नहीं। अच्छा एंटरटेनमेंट ही है, एंटरटेनमेंट का कोई सब्सक्रिप्शन। पैट्रियन का सब्सक्रिप्शन, जॉइन माई ऐप का सब्सक्रिप्शन, जॉइन माई ऐप का। अच्छा। और मोहन सर बाकी सब कैसे चल रहा है? दिल्ली में ठंडा है क्या अभी? हाँ आज हवा चल रही थी ठंडी काफी, मतलब कल से चल रही है और काफी तेज चल रही है। हाँ मोहन सर दिल्ली में है ना? आप जयपुर कब गए थे लास्ट? गया था बीच में सर, फिर आ गया। अच्छा चलिए सही है। मोहन सर का जयपुर जाना पनीर खाने। आइए सर आइए, राजस्थानी थाली बढ़िया मिलेगा, वही खाऊंगा। पनीर खाना। आइए सर, जब आपका दिल हो जब आइए। नहीं पनीर खाने आएंगे, इनके यहाँ पे पनीर वनीर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है भाई, ज्यादा भी मिलता है। हाँ ज्यादा भी मिलता है। पनीर ही खाते हैं आगे लोग ज्यादा, हाँ नॉन वेज तो मिलेगा नहीं। नहीं पनीर खाने के लिए आएंगे, पनीर खाने के लिए आएंगे, पनीर खाने के लिए हाँ डेफिनेटली सर। हाँ नहीं पनीर खाने के लिए आएंगे। ठीक है, जब भी आपका मन करे आइए, नहीं जब भी इधर आना हो तब आइए, आएंगे जरूर आएंगे। तो बताइए, अपन दोनों चलेंगे। हाँ बिल्कुल चलेंगे, चारों चलेंगे ना, इन दोनों को भी लेके आएंगे एकदम। मेरे कहने का मतलब तो आ ही जाएंगे, साइंथन भाई आ ही जाएंगे, उनको खाने का बहुत शौक है। जहाँ खाना वहाँ अभी लोग आप आ जाइए, मैं ले चलूंगा जहाँ भी आपको खाना होगा। हाँ चलेंगे। ठीक है रखते हैं फिर। ठीक है सर, ओके सर, मोहन सर, साइंथन भाई रखते हैं। थैंक यू।